Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video at this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of immunology, I am going to deliver my talk on antigen-antibody reaction. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज की इस व्याख्यान वाले की श्रृंखला में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे होती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस कितने प्रकार की होती है, इस पे मैं आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि ये व्याख्यान काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रहा था और इसका पावर पॉइंट मैंने बना लिया था, लेकिन समय अभाव के कारण मैं इसका वीडियो में नहीं बना पाया। तो आज इस व्याख्यान वाले की श्रृंखला में आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब क्वेश्चन है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस क्या है। एंटीजन के बारे में पूर्व में एक व्याख्यान में आपको डिलीवर कर चुका हूं। एंटीबॉडीज पे एक पूरा डिटेल में व्याख्यान में आपको डिलीवर कर चुका हूं और उसमें आपको बताया था कि एंटीजन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो शरीर में प्रवेश करने के बाद में इम्यूनोजेनेसिटी और रिएक्टिविटी दो प्रकार की परिघटनाओं को ये संपादित करते हैं। इसके परिणामस्वरूप शरीर में एंटीबॉडीज का उत्पादन होता है और जितनी भी एंटीबॉडीज होती है वो प्राय ग्लाइकोप्रोटीन प्रकार की होती है, जबकि एंटीजन की नेचर अलग अलग हो सकती है। एंटीजन प्रोटीन भी हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकते हैं, लिपोप्रोटीन भी हो सकते हैं। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा वो उतने ही अच्छे एंटीजन्स का काम करेगा, लेकिन एंटीबॉडीज जनरली ग्लाइकोप्रोटीन प्रकार की होती है। हालांकि एंटीबॉडीज में वैलेंसी जो है वो अलग अलग हो सकती है। एक एंटीबॉडीज में मिनिमम 2 वैलेंसी हो सकती है, मैक्सिमम इसमें 10 वैलेंसी हो सकती है। तो जिस तरह एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में रिएक्शन होती है, उसी तरह एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच में रिएक्शंस होती है। तो इस पे मैं सभी में बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। हाँ, इट इज ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन सिमिलर टू एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। यानी एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन है ये एंजाइम और सबस्ट्रेट के मध्य होने वाली एक प्रकार के इंटरेक्शंस के समान है। दे रिप्रेजेंट्स एज इंटरेक्शन बिटवीन एपिटोप एंड पैराटोप। अब इसमें एपिटोप एंटीजन का वो भाग है जो एंटीबॉडीज के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसी तरह पैराटोप एंटीबॉडीज का वो भाग है जो एंटीजन के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो एक प्रकार से यूं भी कह सकते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच में होने वाली जो रिएक्शन है ये एक्चुअल में एपिटोप और पैराटोप के बीच में होने वाली अभिक्रिया है। दीज इंटरेक्शंस आर वेरी वीक। ये इंटरेक्शन बहुत ही दुर्बल प्रकार की होती है। दीज इंटरेक्शंस आर स्पीसीज स्पेसिफिक। ये इंटरेक्शन जाति विशिष्ट होती है। इन दीज इंटरेक्शंस हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स एंड वांडर वाल इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। अब चूंकि एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है ये बॉन्डिंग एक्चुअल में अलग अलग तरह के बंधों के डेवलपमेंट के कारण होती है और ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में विकसित हो सकते हैं, आयनिक बॉन्ड के रूप में डेवलप हो सकते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड के रूप में विकसित हो सकते हैं और वांडरवाल इंटरेक्शंस के रूप में विकसित हो सकते हैं। इस स्लाइड में जैसे आप देख रहे हो ये लेफ्ट साइड में रेड कलर में जैसे एंटीजन के मॉलिक्यूल हैं, ये राइट साइड में ब्लू कलर में ये एंटीबॉडीज के मॉलिक्यूल हैं। अब एंटीजन की केमिकल नेचर है वो प्रोटीन भी हो सकती है, ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, लिपोप्रोटीन भी हो सकते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज होती है वो जनरली ग्लाइकोप्रोटीन ही होती है। अब इसमें केमिकल के जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो अलग अलग हो सकते हैं और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होने के कारण इनके बीच में अट्रैक्शंस होता है और कई तरह के इसमें बॉन्ड एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच में डेवलप हो जाते हैं। अब ये एक तरह से इंटरेक्शंस का डायग्राम है। अब इसमें आप देख रहे हो इसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, इसके वजह से आयनिक बंधों की फॉर्मेशन हो रही है
इसके बेस में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन स्थापित हो रहे हैं, इसके अंदर वांडरवाल इंटरेक्शंस हैं वो स्थापित हो रही है। तो यहाँ पर एंटीजन के एपिटोप और एंटीबॉडीज के पैराटोप, ये दोनों आपस में इन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, और इनका कनेक्शन है वो एक तरह से इंटरेक्शन है, एक तरह से एंटीबॉडीज के बीच में रिएक्शन की एक तरह से स्टार्टिंग है। जनरल फीचर्स ऑफ एंटीजन antibody reaction. These reactions are species specific. एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच में होने वाली रिएक्शन जाति विशिष्ट होती है। इन दीज रिएक्शन entire molecule of antigen and antibody participate. There will be no any denaturation during the reaction. एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया के दौरान ग्लाइकोप्रोटीन्स में प्रोटीन में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती है, किसी प्रकार का डीनेचुरेशन नहीं होता है। These reactions are generally superficial. ये जो अभिक्रियाएं हैं ये सतही प्रकार की होती है, सुपरफिशियल प्रकार की होती है। द कॉम्बिनेशन आर रिवर्सिबल टाइप, और ये जो इंट्रैक्शन है ये प्रति प्रकार का होता है, रिवर्सिबल प्रकार का होता है। इंट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैलेंसी, और एंटीजन एंटीबॉडीज के बीच में होने वाली इंट्रैक्शंस संयोजकता के समानुपाती होती है। जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन उतना ही अच्छी तरह से संपादित होगा। तो जिन एंटीजन और एंटीबॉडीज में संयोजकताएं कम होती है वो ना तो अच्छे एंटीजन के रूप में काम करते हैं, ना ही वो अच्छे एंटीबॉडीज के रूप में काम करते हैं। इसके बाद में टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। अब अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग पैथोजेंस को, माइक्रोब्स को, टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स को नष्ट करने की अलग अलग विधियां पाई जाती है। तो जनरली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, इनको 6 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, सेकेंड इज ऑप्सिनेशन, थर्ड इज न्यूट्रलाइजेशन, फोर्थ इज प्रेसिपिटेशन, फिफ्थ इज एग्लूटिनेशन एंड सिक्स्थ इज फैगोसाइटोसिस। तो कुल मिला के एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच में होने वाली अभिक्रियाएं 6 प्रकार की होती है। फर्स्ट टाइप इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये एक तरह से प्रोटीन का एक ग्रुप है, और ये प्रोटीन शरीर में प्लाज्मा में पाए जाते हैं, टिश्यू फ्लूइड में पाए जाते हैं, अंतराली तरल में पाए जाते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इट इज ए ग्रुप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ये विभिन्न प्लाज्मा प्रोटीन का एक समूह है। इट एम्प्लीफाइज द इफेक्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम के कार्य को एक तरह से आवर्धित करता है, प्रवर्धित करता है, एम्प्लीफाई करता है। दिस सिस्टम इंक्लूड्स C1 to C9 प्रोटीन्स। इस सिस्टम के अंदर C1 से C9 तक ये कारक होते हैं जो कि एक तरह के प्रोटीन्स हैं, लेकिन इसमें C1 जो कारक है ये 3 टाइप का होता है, यानी C1A, C1B, C1C, और कुल मिला के ये 11 फैक्टर इसमें होते हैं। इन 11 फैक्टर्स के अलावा कुछ अन्य कारक भी है जिनको डेजिग्नेट किया जाता है फैक्टर बी के द्वारा, फैक्टर डी के द्वारा, फैक्टर एच के द्वारा, फैक्टर आई के द्वारा और फैक्टर पी के द्वारा। तो ये C1 से C9 फैक्टर और BDHIP, इन सभी से मिलके ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। दिस प्रोटीन एक्ट्स एज ए कास्केड फ्लो, और ये जितने भी प्रोटीन है ये कास्केड फ्लो के रूप में कार्य करते हैं। कास्केड फ्लो में क्या होता है कि जैसे पहला कारक जैसे इनएक्टिव है और ये कारक सक्रिय होने के बाद में ये किसी दूसरे इनएक्टिव फैक्टर को सक्रिय करेगा, फिर ये दूसरा फैक्टर एक्टिव होने के बाद में किसी तीसरे निष्क्रिय कारक को सक्रिय करेगा। तो यहाँ पर एक कारक दूसरे कारक को स्टिमुलेट करता जाता है, दूसरा कारक तीसरे कारक को स्टिमुलेट करता है, और इस तरह की जो फिनोमिनन होती है ये कास्केड फ्लो के रूप में जानी जाती है। जिस तरह मान लीजिए पानी का कोई जोड़ा हो सपोज, जिसके अंदर 15-20 मान लीजिए पायदान बने हों, और उन पायदान पे जैसे एक रबर की गेंद को आप लुढ़का के छोड़ दो तो वो गेंद किस प्रकार एक पायदान से दूसरे पायदान में जाती है, दूसरे से तीसरे में जाती है, तीसरे से चौथे में जाती है, यानी टप्पा खाते हुए गेंद किस तरह जाती है,
उस तरह का ये फ्लो होता है, और इस तरह का जो प्रवाह होता है इसको कास्केड फ्लो के नाम से जाना जाता है। इन ब्लड प्लाज्मा एंड इन बॉडी फ्लूइड दे आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। ये जितने भी प्रोटीन्स हैं ये ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, शरीर के अंतराली तरल में प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सभी कारक ये निष्क्रिय रूप में पाए जाते हैं। द मेन प्रोटीन ऑफ दिस सिस्टम इज C3 विच एक्टिवेटेड बाई 2 पाथवेज। अब इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में मुख्य जो कर्ता धर्ता जो प्रोटीन है वो C3 प्रोटीन होता है, और ये C3 प्रोटीन दो पथों के द्वारा, दो पाथवेज के द्वारा सक्रिय हो सकता है, जिसमें पहला पाथवे ये तो कहलाता है क्लासिकल पाथवे, और सेकंड ये कहलाता है अल्टरनेट पाथवे। तो यहाँ पर जो क्लासिकल पाथवे जो होता है, इन दिस एक्टिवेशन ऑफ C3 डिपेंड्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो क्लासिकल पाथवे में C3 प्रोटीन का जो एक्टिवेशन है वो इम्यून सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अल्टरनेट पाथवे में C3 is activated by polysaccharide present on surface of microbes। अल्टरनेट पाथवे में सूक्ष्म जीव की सतह पर उपस्थित पॉलीसैकेराइड के द्वारा ये C3 प्रोटीन एक्टिव होता है। तो C3 प्रोटीन किस तरह एक्टिव होता है उसकी बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के ये दो पाथवे हैं, लेकिन दोनों पाथवे आपस में मिलजुल के ही काम करेंगे। अकेले पाथवे से अच्छी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन संपादित नहीं हो पाती है। इसको जैसे फिगर के द्वारा मैं से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है, इस सिस्टम में मुख्य रूप से 3 गतिविधियां संपादित होती है। सबसे फर्स्ट स्टेप है, इसमें इन्फ्लेमेशन की घटना संपादित होगी, और इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में रक्त का फ्लो बढ़ जाता है, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो। तो रक्तवाहिनियों में रक्त के प्रवाह में वृद्धि, यह घटना इन्फ्लेमेशन कहलाती है। और इन्फ्लेमेशन जब होता है तो उसी के साथ साथ डायपेडासिस की घटना भी होती है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप इसमें है दैट इज इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन के बाद में सेकेंड इवेंट इसमें होती है ऑप्सोनाइजेशन, और उसके बाद में थर्ड स्टेप इसमें होती है साइटोलाइसिस। तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की ये 3 मुख्य इवेंट है इसमें। फर्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, सेकेंड इज ऑप्सोनाइजेशन, एंड थर्ड इज साइटोलाइसिस। ये एक फिगर में आप देख रहे हो, ये क्लासिकल सीक्वेंस जैसी दिखा रही है। ये जैसे मान लीजिए कोई पैथोजन है सपोज, ये येलो कलर में जैसे एंटीजन्स हैं और ब्लू कलर में एंटीबॉडीज हैं। तो एंटीजन जो है ये एंटीबॉडीज के साथ जैसे बंधित हो गया है। अब इस एंटीबॉडी जो है ये मिलके फिर ये C1 कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, और C1 कॉम्प्लेक्स के कारण बाद में C2A और C4B फ्रेगमेंटेशन के द्वारा इनका पार्टीशन हो जाता है। अब इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल है ये क्लासिकल पाथवे के द्वारा C3 कन्वर्टेज एंजाइम को एक्टिव करता है, और C3 कन्वर्टेज C3 जो फैक्टर है इसको हाइड्रोलाइसिस करेगा। C3 का हाइड्रोलाइसिस से C3B और C3A प्रोटीन है ये बनती है। अब C3B जो कंपोनेंट होता है ये C5 फैक्टर को C5A और C5B के अंदर ये डाइजेस्ट कर देता है, और लास्ट में C5B, C6, C7, C8 और C9, यानी कुल मिला के ये 5 प्रोटीन, इन 5 प्रोटीन के मिलने से एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे बोलते हैं MAC, यानी मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। और ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो भी पैथोजेंस है, माइक्रोब्स है, उसकी सेल वॉल में जिस तरह डील मशीन में बर्मे के द्वारा अपन छेद कर सकते हैं, उसी तरह ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के जो प्रोटीन है ये इस किसी भी बैक्टीरिया की सेल वॉल को ये पंक्चर करके उसको छिद्रित कर देते हैं, और सेल वॉल जब छिद्रित हो जाती है तो बाद में इस सेल का साइटोलाइसिस है वो इजी हो जाता है। इसी फिनोमेनन को जैसे एक और पाथवे के द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है इसमें। ऊपर ये जैसे क्लासिकल पाथवे है और नीचे अल्टरनेट पाथवे है, और दोनों पाथवे आपस में ये मिलजुल के काम करते हैं, क्योंकि इसमें मेन जो मुख्य जो प्रोटीन है इनका वो C3B प्रोटीन्स होता है। अब इस क्लासिकल पाथवे में देख लो, जैसे ये माइक्रोब है कोई बैक्टीरिया मान लो, इस बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर एंटीजन्स हैं, ये एंटीजन एंटीबॉडीज के साथ ये बंधित हो गए, और एंटीबॉडीज का ये जो कांस्टेंट पार्ट है
ये इस C1 मॉलिक्यूल को एक्टिव करता है। C1 मॉलिक्यूल जो होता है ये C4b C2a इनको स्टिमुलेट करता है। इसमें C4a C2b ये दोनों स्प्लिट हो जाते हैं। और इसका जो पहला जो स्टेप था इन्फ्लेमेशन का, इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि डायलेशन ऑफ आर्ट्रियोल, धमनियों का व्यास बढ़ता है, डायलेशन होता है तो इसमें ब्लड का फ्लो भी बढ़ता है। रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल, मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन का सिक्रेशन होता है। और कीमोटैक्सिस ऑफ फेगोसाइट्स, और फेगोसाइट कोशिकाओं के द्वारा कीमोटैक्सिस की परिघटनाएं संपादित होती है। इसके बाद में C3b जो प्रोटीन होता है ये ऑप्सोनाइजेशन ऑफ माइक्रोब प्रमोट फेगोसाइटोसिस। तो जो सूक्ष्म जीव है वो C3b प्रोटीन्स के द्वारा इसमें एक तरह से ऑप्सोनाइजेशन परिघटना है वो संपादित होती है। और लास्ट में ये 5 प्रोटीन का एक ग्रुप बनेगा जिसमें C5b C6 C7 C8 C9, इन 5 प्रोटीन के मिलने से ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको बोलते हैं MAC, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। और ये पांचों प्रोटीन इस बैक्टीरिया के सेल वाल को एक तरह से ड्रिल मशीन के द्वारा जैसे छेद करते हैं उस तरह ये सेल वाल को पंक्चर कर देता है। और सेल वाल में जब पंक्चर हो जाता है तो अंत में बैक्टीरिया का साइटोलाइसिस हो जाता है और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो ये पहला सिस्टम है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस का, और इसको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के नाम से या कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अपन सेकेंड मोमेंट, दैट इज ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन में क्या होगा, इट इज ए प्रोसेस इन विच ए माइक्रोब इज कॉटेड बाय एन एंटीबॉडी और by complement proteins, show these are identified by phagocytes and they digested। तो ऑप्सोनाइजेशन की जो परिघटना है इसमें क्या होगा, कोई भी सूक्ष्म जीव जो होता है वो किसी एंटीबॉडीज के द्वारा आवृत हो जाता है या कोई कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के द्वारा आवृत हो जाता है। अब इन आवरण बनने के कारण इसका फिर डिटेक्शन फेगोसाइट कोशिकाओं से हो जाता है और ये फेगोसाइट कोशिकाएं इसको डाइजेस्ट कर देती है। ये परिघटनाएं ठीक उसी तरह ही है जैसे मान लीजिए किसी आदमी को तेज मिर्ची मान लीजिए नहीं खा सकता है, सपोज कोई आदमी है, अब तेज मिर्ची नहीं खा सकता है लेकिन इस मिर्ची के ऊपर बेसन का जैसे कवर बना दे, यानी मिर्ची बड़ा बना दे, बेसन थोड़ा मीठा हो तो अब मिर्ची हालांकि तीखी है लेकिन उस पर बेसन का एक मीठा आवरण बन गया। अब ये मिर्ची बड़ा है, ये आदमी आसानी से खा सकता है। तो मिर्ची तो नहीं खा सकता लेकिन मिर्ची बड़ा खा सकता है। तो मिर्ची बड़े में बेसन का जो आवरण बन गया, ये आवरण बनने की परिघटना ये ऑप्सोनाइजेशन कहलाती है। इसी तरह की परिघटना अपनी बॉडी में सूक्ष्म जीवों में भी होती है और सूक्ष्म जीवों के ऊपर एंटीबॉडीज का आवरण बन सकता है और किसी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का आवरण बन सकता है और आवरण बनने की ये परिघटना ऑप्सोनाइजेशन के नाम से जानी जाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन G1, immunoglobulin G3 and immunoglobulin M are main opsonizing proteins। तो मुख्य जो ऑप्सोनाइजिंग प्रोटीन है उसमें एंटीबॉडी G1 है, एंटीबॉडी G3 है और एंटीबॉडी M है। In CH3 regions of these antibodies, active sites are present for binding with Fc receptors present on surface of macrophage। अब इसमें एंटीबॉडीज के जो कांस्टेंट रीजन जो है यानी सी टर्मिनल की तरफ CH1 CH2 C3 CH3, तो इन एंटीबॉडीज का जो CH3 रीजन जो होता है ये FC रिसेप्टर के साथ ये बंधित हो सकता है। अब इस बंधन के कारण एक तरह का ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ये बन जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन G and immunoglobulin M activates the complement system by classical pathway or by alternate pathway। अब यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन G और इम्यूनोग्लोबुलिन M ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव करते हैं क्लासिकल पाथवे के द्वारा या अल्टरनेट पाथवे के द्वारा। ड्यू टू दिस C3b convertase enzyme integrate with C3b opsonin fragment present on the surface of microbes। This opsonization is facilitated by classical pathway as well as alternate pathway।
ये ऑप्सोनाइजेशन के फिनोमेनन है। जैसे इसके अंदर ये हरे कलर में जो है ये मान लीजिए कोई माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, और ये फैगोसाइटोसिस करने वाली कोशिका है। तो यहाँ पर फैगोसाइट सेल और माइक्रोब, इन दोनों बीच में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। इसका मतलब ये माइक्रोब इस एंटीबॉडीज के द्वारा आवृत हो गया है। तो यहाँ पर बाइंडिंग होगी, और ऑप्सोनिन का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? एंटीबॉडीज। इस सेकंड फिगर में आप देख रहे हो C3b प्रोटीन, इसका इस माइक्रोब के ऊपर आवरण बना हुआ है, और C3b जो होता है इस फैगोसाइट में प्रेजेंट रिसेप्टर के साथ बाइंड हो सकता है। तो यहाँ पर बाइंडिंग है वो ज़्यादा प्रबल होती है, और यहाँ पर ऑप्सोनिन का काम कौन कर रहा है? C3b प्रोटीन। अब कई बार एंटीबॉडीज और C3b ये दोनों ही आवरण की फॉर्मेशंस कर देते हैं, और इस केस में आप देख रहे हो कि बाइंडिंग है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर ऑप्सोनिन का काम कौन कर रहे हैं? एंटीबॉडी और C3b प्रोटीन। अब ऑप्सोनाइजेशन जब हो जाएगा, तो इस फिगर में आप देख रहे हो ये जैसे रेड कलर में बैक्टीरिया दिखा है, उस बैक्टीरिया के चारों तरफ एंटीबॉडीज का ये आवरण बन गया। अब इन एंटीबॉडीज का ये C टर्मिनल जो है, इसके रिसेप्टर इस फैगोसाइट सेल्स में प्रेजेंट है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ये फैगोसाइट के इन FC रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल को फूड का बनाते हुए अंदर ले लिया जाता है, और एक तरह से ये फैगोसोम या फूड वैक्यूल नामक ये रचना बन जाती है, और बाद में मैक्रोफेज कोशिकाओं के लाइसोसोम्स के द्वारा इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये सेकेंड मैकेनिज्म है ऑप्सोनाइजेशन। अब चलते हैं अपन तीसरी मैकेनिज्म, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन नाम से स्पष्ट है कि ये परिघटना किसी मॉलिक्यूल्स को उदासीन करने से संबंधित है। इट इज द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरियल एंड वायरल एक्सोटॉक्सिन्स आर न्यूट्रलाइज्ड बाय स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। न्यूट्रलाइजेशन वो परिघटना है जिसमें बैक्टीरिया द्वारा स्रावित एक्सोटॉक्सिन या वायरल के एक्सोटॉक्सिन्स को विशिष्ट प्रतिरक्षकों के द्वारा उदासीन कर दिया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज। इसका मुख्य उपयोग विभिन्न प्रकार के निदानीय परीक्षणों में या विभिन्न रोगों के उपचार में इसका किया जाता है। सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एंटीटॉक्सिन्स। और इस तरह के जो मॉलिक्यूल हैं जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज करने का, उदासीन करने का काम करते हैं, वो एंटीटॉक्सिन्स के नाम से जाने जाते हैं। और एंटीटॉक्सिन जो है ये भी विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज ही होती है। पैसिव इम्यूनिटी कैन बी प्रोवाइडेड बाय इंजेक्टिंग सच एंटीटॉक्सिन्स इन द ह्यूमन बींग्स। तो कई बार इन एंटीबॉडीज का इंजेक्शंस दे के भी थोड़े समय के लिए मानव शरीर की सुरक्षा हो की जा सकती है। और विशेष रूप से जैसे डिप्थीरिया के जो इन्फेक्शन है, बोtulism की जो परिघटना है, इन दोनों ही फिनोमेनन में न्यूट्रलाइजेशन की परिघटना है वो संपादित की जाती है। इस फिगर में आप देख रहे हो जैसे ये टॉक्सिन मॉलिक्यूल है, और कई बार ये टॉक्सिन मॉलिक्यूल ये सेल के अंदर ले लिए जाते हैं, और सेल के अंदर इनको फिर उदासीन कर लिया जाता है। कई बार ये जो टॉक्सिन मॉलिक्यूल है ये एंटीटॉक्सिन्स के साथ बाइंड हो सकते हैं। यहाँ पर जो एंटीटॉक्सिन है ये भी एक तरह की एंटीबॉडीज ही होती है, लेकिन ये टॉक्सिन मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर रही है, इसलिए इसको एंटीटॉक्सिन्स का नाम दिया है। तो यहाँ पर ये जितने भी टॉक्सिक मॉलिक्यूल है ये इन एंटीटॉक्सिन्स के साथ कंबाइंड हो जाते हैं। या वायरस ऐसे होता है तो वायरस की सरफेस पे जैसे एंटीजन्स हैं, और ये एंटीजन इन एंटीबॉडीज के द्वारा कंबाइंड करके ये न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया इसको संपादित करता है। तो इसको उदासीनीकरण की परिघटना भी बोल सकते हैं। इसके बाद चौथी टाइप की जो मैकेनिज्म है दैट इज प्रेसिपिटेशन। इसको बोलते हैं अवक्षेपण। व्हेन एन एंटीबॉडी रिएक्ट्स विथ सोल्यूबल एंटीजन ए लैटिस इज फॉर्म्ड। तो जब भी कोई एंटीबॉडीज किसी घुलनशील एंटीजन के साथ रिएक्शन करती है तो एक प्रकार के जाल का निर्माण होता है, एक तरह से नेटवर्क का निर्माण होता है, लैटिस की फॉर्मेशन होती है, विच लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू विजिबल प्रेसिपिटेट। और ये जालक जो होता है ये थोड़े समय के बाद में दृश्य अवक्षेप में परिवर्तित हो जाता है। दिस लैटिस फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज।
तो यहाँ पर जालक निर्माण की जो परिघटना है ये एंटीजन और एंटीबॉडीज में पाई जाने वाली संयोजकता के ऊपर डिपेंड करती है। वैलेंसी यदि ज्यादा होगी तो लेटाइस फॉर्मेशन भी अच्छा होगा, वैलेंसी की संख्या यदि कम होगी तो लेटाइस फॉर्मेशन भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसके लिए एंटीजन और एंटीबॉडीज ये कम से कम बाइवेलेंट अथवा मल्टीवेलेंट प्रकार की होनी चाहिए। एंटीजन एंड एंटीबॉडीज मस्ट बी बाइवेलेंट और मल्टीवेलेंट। द प्रेसिपिटेशन कर्व रिप्रेजेंट्स ए बेल शेप। अब यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जो अभिक्रिया का जो ग्राफ जो होता है वो उल्टी घंटी के समान होता है, और बेल शेप जब कोई भी ग्राफ होता है तो वो एक नॉर्मल कर्व के रूप में ही जैसे काउंट होता है। अब इस प्रेसिपिटेशन कर्व में आप देख रहे हो कि ये जो जोन है स्टार्टिंग जोन, इसके अंदर एंटीबॉडीज की मात्रा ज्यादा है, और ये लास्ट वाला जो जोन है इसके अंदर एंटीजन्स की मात्रा ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसके अंदर एंटीबॉडी ज्यादा है लेकिन एंटीजन्स कम है। बीच वाला जो पार्ट है इसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज की मात्रा बराबर है, इसलिए इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है, दोनों बीच में इंटरेक्शंस होता है। इसके बाद में एक्सिस में मॉलिक्यूल होते हैं, एंटीजन्स वो इस जोन में पड़े रहते हैं। तो आप देख रहे हो इनिशियल जोन के अंदर एंटीबॉडीज की मात्रा ज्यादा है, बीच वाले जोन में एंटीजन एंटीबॉडीज की मात्रा बराबर है, और लास्ट वाले जोन में एंटीजन्स की मात्रा ज्यादा है। तो ये जो ग्राफ है इसको प्रेसिपिटेशन कर्व के नाम से जाना जाता है। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये टेस्ट ट्यूब के अंदर भी कर सकते हैं है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप देख रहे हो ये बीच के अंदर ये प्रेसिपिटेशन है, ये बन गया है, प्रेसिपिटेशन रिंग है वो बन गई है। अब इस प्रेसिपिटेशन रिंग के ऊपर भी मॉलिक्यूल है, इस रिंग के नीचे ही मॉलिक्यूल है। तो इस टेस्ट ट्यूब में आप देख रहे हो नीचे वाला जो पार्ट है पैदे का, इसमें एंटीबॉडीज की मात्रा बहुत ज्यादा है, और ऊपर का जो पारदर्शी भाग है इसमें एंटीजेंस की मात्रा ज्यादा है। और जहां पर एंटीजन और एंटीबॉडीज की मात्रा बराबर होती है वहां पर अवसादन की घटना संपादित हो जाती है, और यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। ये प्रेसिपिटेशन सोल और जेल दोनों मीडियम के अंदर संपादित किया जा सकता है। तो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन इन सोल कैसे होता है इस पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ पीपीटी। सोल स्टेज में, सोल प्रावस्था में प्रेसिपिटेशन की जो परिघटना है ये अवसादन के मात्रात्मक आकलन हेतु किया जाता है, यानी कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में अवक्षेपण है हुआ है। इन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन इक्वल क्वांटिटी। तो आपके पास मान लीजिए 10 टेस्ट ट्यूब है और सभी टेस्ट ट्यूब में एंटीबॉडीज की मात्रा जो है वो बराबर है। इन ईच टेस्ट ट्यूब एंटीजन विल बी एडेड इन सक्सेसिव इंक्रीजिंग अमाउंट। अब इन टेस्ट ट्यूब में आप देख रहे हो एंटीबॉडीज की मात्रा तो बराबर है, लेकिन इनमें एंटीजन की बढ़ती हुई मात्रा क्रम से आपको डालनी है। मान लो पहले टेस्ट ट्यूब में आपने 1 ml एंटीजन्स की ड्रॉप डाली, दूसरे टेस्ट ट्यूब में 2 ml एंटीजन्स की ड्रॉप डाली, तीसरे के अंदर 3 ml डाली, तो एंटीजन्स की मात्रा बढ़ रही है। आफ्टर प्रेसिपिटेशन सेंट्रिफिकेशन इज डन एंड वी फाइंड ए नॉर्मल प्रेसिपिटेशन कर्व। और अवक्षेपण होने के बाद में, अवसादन होने के बाद में इसका यदि अपकेंद्रण किया जाता है तो अपकेंद्रण के बाद में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक नॉर्मल वक्र के समान ही होता है, और ये वक्र उसी तरह बनेगा जो पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो इसका जो इनिशियल जोन है दिस इज जोन ऑफ एंटीबॉडीज एक्सिस, बीच का जोन है इसमें जोन ऑफ इक्विवेलेंस, और लास्ट का जो पार्ट है दैट इज जोन ऑफ एंटीजन एक्सिस। Precipitation in gel. In this method, antibody is embedded into agar medium. अब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर एंटीबॉडीज है वो किसी अगार के लेप के अंदर समाई हुई है। When antigen is diffused, a visible line appears where amount of antigen is equal to antibodies. अब जैसे अगार के प्लेट में एंटीजन्स को जैसे इंजेक्ट किया जाता है तो एंटीजन चारों तरफ डिफ्यूज होता है, और डिफ्यूज होता है तो जहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडीज की मात्रा बराबर होती है वहाँ पर एक तरह से डार्क बैंड, एक तरह से गहरी धारी है वो बच जाती है। इट इज परफॉर्म्ड बाय 2 मेथड। तो जेल स्टेज के अंदर प्रेसिपिटेशन है वो 2 विधियों के द्वारा
संपादित हो सकता है। एक तो मानसिनी मेथड, जिसमें गोल फिल्टर पेपर होता है, अगार प्लेट होती है, और दूसरा है इसके अंदर आउटर लोनी मेथड। तो पहला ये जो मानसिनी टेस्ट, अब ये एक तरह का, जैसे ये रेडीमेड मार्केट में आती है, कई बार टेस्टिंग करनी होती है अपने को, जैसे प्रेगनेंसी में पता करना हो लेडीज प्रेग्नेंट या नहीं है, तो उस केस में प्रेगा जैसे वेलोस से चिप आती है मार्केट में, और उसमें अगार पाउडर के अंदर एंटीबॉडीज है वो ऑलरेडी एम्बेडेड है। अब मान लीजिए ये फिल्टर पेपर है, इसके अंदर एंटीबॉडीज का लेप पहले से लगा हुआ है, और इसका जो सेंट्रल जो पार्ट है इसमें आपने कोई एंटीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पर आपने ड्रॉपर से ऐड किए। अब एंटीजन के मॉलिक्यूल जो ही डाले, ये चारों दिशाओं में क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। अब ये स्प्रेड जब होते हैं तो जहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडीज की मात्रा बराबर होगी, वहाँ पर एक गोल बैंड जो होगा वो बन जाएगा, और इस गोल बैंड को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ये प्रेसिपिटेशन है। इसमें जो सेकंड जो मेथड है दैट इज आउटर लोनी मेथड। अब इस मेथड में क्या होगा, इसमें जो अगार प्लेट का जो प्लेटफॉर्म है, अब इस प्लेटफॉर्म पर एंटीजन्स भी डालते हैं, एंटीबॉडीज भी डालते हैं। अब एंटीजन है वो भी अगार प्लेट के अंदर मूवमेंट करेगा, एंटीबॉडी है वो भी अगार प्लेट के अंदर मूवमेंट करती है। अब जहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडीज दोनों आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे से रिएक्शंस करते हैं, वहां पर आप देखोगे इस अगार प्लेट में एक बेंडिंग लाइन जो होती है बन जाती है, और बेंडिंग लाइन की डिजाइन पैटर्न है ये भी सैकड़ों तरह का होता है, और इसके एनालिसिस करने पर काफ़ी डायग्नोस्टिक जो रिजल्ट है वो एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज एग्लूटिनेशन। इन दिस मेथड ग्रेनुलर एंटीजन्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ सोल्यूबल एंटीजन्स। पहले प्रेसिपिटेशन वाले टेस्ट में आपने देखा कि वहां पर जो एंटीजन काम में ले रहे थे वो घुलनशील एंटीजन से सोल्यूबल एंटीजन थे, लेकिन इस एग्लूटिनेशन में घुलनशील एंटीजन की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें ग्रेनुलर एंटीजन्स को आप यूज में ले सकते हो। These and the antibodies which shows these reactions are called agglutinin। तो वे एंटीबॉडीज जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है वो एग्लूटिनिन के नाम से जानी जाती है। इन एक्सिस ऑफ एंटीबॉडीज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस ब्लॉक्ड। यदि एंटीबॉडीज की मात्रा ज्यादा हो तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो अवरुद्ध हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। सिमिलरली एग्लूटिनेशन रिएक्शंस इनहिबिटेड, एंड such type of effect is called Projon effect। तो इस तरह का जो इनहिबिशन की जो फिनोमेनन है इसको प्रोजोन इफेक्ट के बारे में, प्रोजोन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये एग्लूटिनेशन दो विधियों का द्वारा संपादित हो सकता है, या जो कि एग्लूटिनेशन है ये दो प्रकार का होता है। एक तो डायरेक्ट एग्लूटिनेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन। फर्स्ट इज डायरेक्ट एग्लूटिनेशन। It is used for the detection of large size antigens। तो डायरेक्ट एग्लूटिनेशन की जो परिघटना है ये बड़े आकार के एंटीजन्स की पहचान के लिए होती है, जिसमें आरबीसी, बैक्टीरिया, फंजाई। इट इज परफॉर्म्ड इन टेस्ट ट्यूब और इन स्मॉल कैविटीज। इस फिनोमेनन को छोटी टेस्ट ट्यूब में या छोटी कैविटीज में संपादित कर सकते हैं। इन ईच कैविटी अमाउंट ऑफ एंटीजन इज कांस्टेंट। प्रत्येक कैविटी में एंटीजन की मात्रा है वो स्थिर रहती है, बट सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज ग्रेजुअली डाइल्यूटेड। लेकिन एंटीबॉडी युक्त सीरम जो होता है उसकी मात्रा क्रमिक रूप से डाइल्यूट होती जाती है। अब जैसे आप देखते हो पहली कैविटी के अंदर डाइल्यूशन का जो रेशियो वो 1:20, दूसरी कैविटी में डाइल्यूशन का रेशियो है 1:40, तीसरी कैविटी में डाइल्यूशन का रेशियो है 1:80, चौथी के अंदर 1:160, पांचवी में 1:320, और छठी के अंदर 1:640। और डायरेक्ट एग्लूटिनेशन में आप देख रहे हो ये कणों के रूप में एंटीजन्स हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज हैं, और ये एंटीजन जो होती है ये इन एंटीजन्स का एपिटोप
और एंटीबॉडीज का पैराटोप, ये आपस में दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और इनका एग्लूटिनेशन हो जाता है। एग्लूटिनेशन होने का ये विभिन्न प्रकार के ये नेटवर्क की जालिकाओं के संरचनाओं के निर्माण होती है और इसको सूक्ष्मदर्शी के नीचे आप देख भी सकते हो। ये वही 6 कैविटी दिखाई है क्रमिक रूप में। इन क्रमिक रूप में डाइल्यूशन की मात्रा है, तो आप देख रहे हो अलग अलग इन कैविटीज के अंदर अलग अलग तरह की रिएक्शन है वो देखने को मिल रही है। सेकेंड है इसमें इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन। हाँ, अब इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन में क्या होगा, यहां पर भी जैसे ये घुलनशील एंटीजन्स है। अब ये एंटीजन्स हाँ, किसी सेंसिटाइज पार्टिकुलेट के साथ ये बाइंड हो जाते हैं। अब इनके साथ बाइंड होने के बाद में एंटीबॉडीज इनके साथ बाइंड हो जाती है। तो पहले वाले केस में तो आपने देखा एंटीजन और एंटीबॉडीज इनके बीच में ही जालक का निर्माण हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडीज हैं, एंटीजन्स हैं और ये सेंसिटाइज पार्टिकल्स हैं। तो इस तरह की जो समूहन की जो परिघटना होती है इसको अप्रत्यक्ष समूहन या इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन के नाम से जाना जाता है। और विभिन्न प्रकार के डायग्नोसिस जो होते हैं, जैसे टाइफाइड का डायग्नोसिस करना है, डिप्थीरिया का करना है, हैजे का करना है, तो निदान परीक्षण जो होते हैं डायग्नोसिस, उन डायग्नोसिस टेस्ट में इस विधि का यूज किया जाता है। और सबसे लास्ट जो मैकेनिज्म है दैट इज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस आप पढ़ते हो कि फैगोसाइटोसिस की फिनोमिनन जो है वो प्रोटोजोआ में तो भोजन के ग्रहण से संबंधित होती है, लेकिन अपने हायर एनिमल्स में फैगोसाइटोसिस की परिघटना शरीर की सुरक्षा से संबंधित होती है, प्रोटेक्शन से संबंधित होती है। सो इंजेक्शन ऑफ माइक्रोब्स और एक्सटर्नल एजेंट्स बाय न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। तो सूक्ष्म जीवों का या किसी बाह्य कारकों का न्यूट्रोफिल अथवा मैक्रोफेज कोशिकाओं के द्वारा होने वाला भक्षण फैगोसाइटोसिस कहलाता है। इट इज परफॉर्म्ड बाय RES। फैगोसाइटिस की जो परिघटना है ये रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम के द्वारा संपादित होती है और रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम जो होता है ये मैक्रोफेज कोशिकाओं के द्वारा बना होता है। अब अपनी बॉडी में कुछ मैक्रोफेज कोशिकाएं तो ऐसी है जो हमेशा स्थायी रहती है, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन कुछ मैक्रोफेज ऐसी हैं जो बॉडी में फ्लूइड के साथ साथ पूरे शरीर के अंदर चक्कर लगाती रहती है। तो यहाँ पर फिक्स मैक्रोफेज और घूमने वाली मैक्रोफेज, इन दोनों तरह के मैक्रोफेज के मिलने से एक ये सामूहिक तंत्र का निर्माण होता है जिसे RES अथवा रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब नॉर्मली फैगोसाइटोसिस की जो फिनोमिनन है ये 4 पदों में संपन्न होती है। फर्स्ट फेज इज कीमोटैक्सिस, सेकेंड इज एडहेरेंस, थर्ड स्टेप इज इंजेक्शन एंड फोर्थ स्टेप इज डाइजेशन। ये फिगर में जैसे दिखाया इसमें फर्स्ट स्टेप कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस में क्या होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल सिग्नल दे अट्रैक्ट फैगोसाइट्स टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो केमिकल सिग्नल के कारण फैगोसाइट जो कोशिकाएं होती है वो माइक्रोफेज की तरफ ये अट्रैक्ट होती है। इसके बाद में एडहेरेंस, अटैचमेंट ऑफ फैगोसाइट टू द सरफेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फैगोसाइट कोशिका है वो सूक्ष्म जीव की सतह के साथ आसंजित हो जाती है। और थर्ड स्टेप दैट इज ऑप्सोनाइजेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कोटेड विद सीरम प्रोटीन मेकिंग इंजेक्शन ओवर। तो यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सीरम प्रोटीन्स के द्वारा आवृत हो जाता है और आवरण बनने की परिघटना ऑप्शनीकरण या ऑप्सोनाइजेशन के नाम से जानी जाती है। और इसके बाद में फिर इसका डाइजेशन होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डाइजेस्टेड इनसाइड ए फैगोलाइसोसोम। तो ये फैगोसाइटोसिस की परिघटना 4 पदों में संपन्न होती है। फर्स्ट स्टेप इज कीमोटैक्सिस, सेकेंड स्टेप इज एडहेरेंस, थर्ड स्टेप इज इंजेक्शन एंड फिफ्थ स्टेप इज डाइजेशन। ये एक और सिंपल फिगर के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। जैसे बैक्टीरिया है मान लो, और ये मान लीजिए शरीर की लिम्फोसाइट सेल है, तो लिम्फोसाइट सेल फूड कब बनाते हुए इस बैक्टीरिया को चारों तरफ से घेरेगी। ये फूड का बाद में इस फूड वैक्यूल के रूप में या फैगोसोम के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब इस फैगोसोम के साथ इस लाइसोसोम का फ्यूजन होता है, तो इसके फ्यूजन से ये रचना बनती है
इसको फेगोलाइसोसोम बोलते हैं। और फेगोलाइसोसोम में डाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद में जो अपशिष्ट जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा, इस डब्ल्यूबीसी के द्वारा बाहर निष्कासित हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल डायग्राम है फेगोसाइटोसिस को एक्सप्लेन करने का। अब ये जो फेगोसाइटोसिस की जो परिघटना है ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट फेगोसाइटोसिस और सेकंड है इसमें ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट फेगोसाइटोसिस। फर्स्ट इज ऑक्सीजन डिपेंडेंट फेगोसाइटोसिस। अब इसमें ये परिघटना कैसी होती है इसको फ्लो चार्ट के द्वारा मैंने एक्सप्लेन किया है। ऑक्सीजन डिपेंडेंट फेगोसाइटोसिस में क्या होगा, सबसे पहले मैक्रोफेज सेल है वो एक्टिव होती है। अब मैक्रोफेज सेल जब एक्टिव होती है तो रेस्पिरेटरी बस्ट होता है। रेस्पिरेटरी बस्ट होने के कारण मेम्ब्रेन बाउंड ऑक्सीजन है वो सक्रिय हो जाती है। ऑक्सीजन सक्रिय जब हो जाएगी तो ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू सुपर ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन है वो सुपर ऑक्साइड्स के अंदर परिवर्तित हो जाती है। माइलोप्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन प्रोक्साइड अलॉन्ग विथ हैलाइड आयन। तो यहाँ पर जो माइलोप्रोक्साइड है ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड के साथ हैलाइड आयन की प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्शंस करते हैं। इस रिएक्शंस में हाइपोक्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, HOCl की फॉर्मेशन होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज एक्टिव, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज एंजाइम है वो सक्रिय होता है और ये एंजाइम L-आर्जिनिन को सिट्रुलिन प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है इट डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो सूक्ष्म जीवों को डैमेज करने का, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करता है। तो ये जो फेगोसाइटोसिस की विधि है ये ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करती है। सेकेंड इज ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले एक्टिव मैक्रोफेज सेल, मैक्रोफेज कोशिका है वो सक्रिय होती है। इट सीक्रेट लाइसोजाइम एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये सक्रिय मैक्रोफेज कोशिका लाइसोजाइम और हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों का स्राव करती है। फॉर्म डिफेंसिन सब्सटेंस, डिफेंसिन सब्सटेंस का भी ये संश्लेषण करती है। आयन परमिएबल चैनल फॉर्म, सूक्ष्म जीव में आयन परमिएबल चैनल की फॉर्मेशन होती है। एंड अल्फा TNF डिस्ट्रॉय ट्यूमर सेल, और अल्फा TNF जो होता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये इन ट्यूमर कोशिकाओं को डैमेज कर देता है। तो इस तरह फेगोसाइटोसिस की फिनोमिनन ऑक्सीजन डिपेंडेंट और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट दो प्रकार की हो सकती है। ये एक कंपेरेटिव टेबल जैसे दिखाई है मैंने। तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट फेगोसाइटोसिस और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट फेगोसाइटोसिस। ऑक्सीजन डिपेंडेंट जो फेगोसाइटोसिस होगा इसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन और रिएक्टिव नाइट्रोजन एक तरह से इंटरमीडिएट का कार्य करता है। और रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट हैं, इसमें मुख्य रूप से सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल रेडिकल, सिंगलेट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइपोक्लोरस एसिड और मोनोक्लोराइड। रिएक्टिव नाइट्रोजन इंटरमीडिएट में नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस एसिड। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग के अंदर जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनमें मुख्य रूप से डिफेंसिन मॉलिक्यूल है, अल्फा TNF है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, लाइसोजाइम है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। तो ये फेगोसाइटोसिस की परिघटना, और इस तरह संपूर्ण एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अपने शरीर के अंदर संपादित होती है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि अंदर प्रवेश करने वाला जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह का है। वो मॉलिक्यूल टॉक्सिन रूप में है या कोई पैथोजन के रूप में है या किसी एंट्रोजन के रूप में है या और किसी मॉलिक्यूल के रूप में इसकी प्रविष्टि हो रही है। और अपनी बॉडी में सभी तरह के एंटर करने वाले माइक्रोब एंटीजन्स उसको डिस्ट्रॉय करने की, न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी है वो पाई जाती है। तो ये ओवरऑल नट सेल में आज का अपना व्याख्यान एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी वेल। एंड अंत में हमारे महाविद्यालय की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली thankful to you. I'm highly
grateful to you to quite listening this lecture and this video. Thank you very much.